नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय बिहार के चुनावों की तैयारी में क्या क्या हो रहा है। आज हम 5 बिंदुओं में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, ये तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे जाके हमारी बात को पूरा बल मिलता है। विचारधारा में सबसे पहले आता है बीजेपी की मानसिकता। उन्होंने क्या किया है, जब देखा कि हमारी हार लगभग निश्चित है, छोड़ दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन ने एक शिगुफा छोड़ दिया कि आधार कार्ड के आधार पे हम लोगों को जस्टिफाई करेंगे कि आप वोट देने लायक हैं कि नहीं हैं। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकेंगे। आपके पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप नागरिक हैं यहाँ के, तो आपको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने इस तरह की बात की है। तो ये क्या होता है, पढ़े लिखे लोग, अपर कास्ट लोग, सजग लोग, बीजेपी के फेवरेट लोग, इन लोगों के पास में आधार कार्ड बहुतायत तो मिल जाएगा। इनके पास में ये प्रूफ करने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में ये चीज़ है, इसलिए हम वोट दे सकते हैं। लेकिन ज़रा उनके ऊपर आप देखिए, माइनॉरिटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उनकी गति है, कितनी दुर्गति है उनकी। उनके पास में रहने को घर नहीं, वो कहाँ से लाएंगे आधार कार्ड, कहाँ से लाएंगे अपने जो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आ जाइए अति पिछड़ा, उनके पास में कहाँ होगा। दलितों के घरों में क्या होता है, खप्पर और छप्पर के अलावा वहाँ क्या मिलता है। तो ये एक उन्होंने प्लानिंग की है 2.5 से 3 करोड़ लोगों को साफ कर देने के, गली की गली, गांव के गांव उनको निपटा देंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि संविधान का मसला चल रहा है। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, अति पिछड़ा, ये लोग हमको वोट नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो बिखरे हुए रूप में करेंगे। थोड़े से ऊपर वाले हमको कर देंगे, नीचे वाले जो आरजेडी को और कांग्रेस को करेंगे उनको नहीं वोट कर पाएंगे। तो बीजेपी ने अपनी मानसिकता इस तरह से निकाली है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हम पकड़े गए तो ये हम पकड़े नहीं जाएंगे। एक तरह का एनआरसी लागू कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, बिहार में कितनी पार्टियां हैं। बिहार में 2 गठबंधन है, एक है इंडिया गठबंधन, एक दूसरा है एनडीए गठबंधन। इंडिया ब्लॉक में 6 पार्टियां हैं और एनडीए गठबंधन में 4 पार्टियां हैं। बाद में 1 या 2 और जुड़ जाएं एनडीए में, या इंडिया गठबंधन में 1 या 2 और जुड़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। तो मुख्यतः इंडिया ब्लॉक में आरजेडी है, जो कि बड़ा भाई है निर्विवाद रूप से। और उन्होंने पिछली बार 26 सीटों पे लड़े थे लोकसभा चुनाव 2024 में, जिसमें 23 सीटों पे स्वयं लड़े थे। 3 सीट उन्होंने वीआईपी पार्टी को दिया था, मुकेश सैनी को। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली थी और एक सीट मिली थी, निर्दलीय थे पप्पू यादव। उस समय उन्होंने निर्दलीय के रूप में लड़ा था, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के पार्ट थे। तो कुल मिला के 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने लड़ी, जबकि आरजेडी भी लड़ा था, लेकिन वो डिस्टेंट नंबर 3 पे थे। और तीसरी पार्टी है और चौथी पार्टी एमएल, यानी सीपीआई एमएल और सीपीआई, इन दोनों को मिला के पिछली बार 3 सीटें दी गई थी, जिसमें से 1 सीट वो लोग जीते थे। और चौथी पार्टी थी, अब की बार आई है वीआईपी पार्टी। तो वीआईपी पार्टी को लोकसभा में 3 सीट दिया गया था, लेकिन ये लोग विधानसभा 2020 में नहीं थे। तो इस बार ये विधानसभा की सीटों का जब वो वितरण हो रहा है, तो इसमें एक नई पार्टी बन गई वो, क्योंकि इनको कैसे एडजस्ट किया जाए। तो वीआईपी पार्टी को लगता है कि सभी लोग मिलके एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी एक और पार्टनर बनना चाहता है, रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतनाथ पारस, उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी का नाम लेना बहुत मुश्किल है, याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी पार्टी उसमें आ रही है। और वो निश्चित रूप से 10-12 सीट तो वो भी चाहेंगे। एनडीए के तरफ कितनी पार्टियां हैं, जनता दल यू बड़ा भाई है,
निर्विरोध रूप से बड़ा ये जिसका चीफ मिनिस्टर होता है वो बड़ा भाई होता है। बीजेपी छोटा भाई। जनता दल यू को 110 सीट, बीजेपी को 110 सीट, मांझी को 12 सीट दे सकते हैं और कुशवाहा जी को 11 सीट। तो इस तरह से वो 243 सीटें बनती हैं। और अगर वो चिराग पासवान साथ में आते हैं, क्योंकि अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं और उनको अंदाज़ा है कि बिहार में बहुत पार्टियां हैं कि अकेले वो नहीं जीत सकते, अकेले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो आखिरी में वो आ जाएंगे। तो उस समय क्या स्थिति होगी? 100 प्लस यानी 101 जनता दल यू लड़ना चाहेगा, 101 बीजेपी भी लड़ना चाहता है। ना आप बड़े भाई ना हम बड़े भाई। 6 सीट दे देंगे मांझी साहब को, 5 सीट दे देंगे कुशवाहा साहब को और चिराग पासवान को 30 सीट। इसके आगे सीटों का बंटवारा हो नहीं सकता, क्योंकि 30 सीट से ज़्यादा जनता दल यू नहीं देगा और बीजेपी भी नहीं चाहेगा। तो ये हुआ एनडीए का एक्सपेक्टेशन से अनुमानित सीटों का वितरण। जबकि महागठबंधन में 6 पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई, वीआईपी और परशुपतनाथ पारस। उन्होंने अभी घोषणा की है 1-2 दिन पहले कि हमारी सारी बातें हो गई हैं तेजस्वी यादव से और हम बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा करने वाले हैं 3-4 दिन में, और हमारा लड़ना तय है महागठबंधन से। तो हम महागठबंधन बहुत जल्दी शामिल होने वाले हैं। तो आरजेडी ने उम्मीद करते हैं कि 23 लोकसभा सीट लड़े थे, तो हर एक सीट पे करीब 6 विधानसभा सीट होती हैं, तो 138 सीट उनको चाहिए। कांग्रेस को 9 सीट मिली थी तो 54 सीट हो जाती हैं। पप्पू यादव को मिला लिए तो 60 सीटें हो जाती हैं। और सीपीआई एमएल और सीपीआई इनको 3 सीट मिली थी तो 18 से 20 सीट दे सकते हैं। वीआईपी को 3 सीट मिली थी तो 18 से 20 सीट इनको भी हो सकती हैं। और पशुपत पारस को 10 से 12 सीट देना ही होगा। तो इन वीआईपी को और पशुपत पारस को, इनको कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिलके समाहित करेंगे, क्योंकि इनके वोट, इनका परसेंटेज साथ में अगर लड़ना है तो इनको निहित करना पड़ेगा। तो महागठबंधन में इस समय 6 पार्टियां और 6 पार्टियों को समावेश करना है बहुत मुश्किल। ज़्यादातर इसमें आरजेडी को बहुत त्याग करना पड़ेगा। लालू जी को इस बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार तेजस्वी यादव को लोगों ने प्रभाव डाल के ज़्यादा सीटें ले ली थी। जैसे कांग्रेस ने 70 सीट ले ली थी, जबकि उनकी जीतने की क्षमता 19 और 20 पे ही रह गई। 1-2 सीटों पे ज़्यादा हार्ड आया होगा बार्गेनिंग, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 70 सीट डिज़र्व नहीं करते थे वो लोग। लेकिन इस बार वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की। लेकिन इस बार उनको मिलेंगी नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी आ गए हैं मोर्चे पे और तेजस्वी यादव हैं, वो कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। तो वो पूरी छानबीन कर रहे हैं कि कौन पार्टी कहाँ की सीट, कौन सी सीट जीतेगी। तो है बहुत कठिन, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 134 सीट पे आरजेडी रह सकती है, 60 सीट पे कांग्रेस जा सकती है, 20 सीट पे सीपीआई और सीपीआई एमएल दोनों को मिला के दे सकते हैं। वीआईपी पार्टी को 18 और 12 सीट दे सकते हैं पारसनाथ की पार्टी को। अब आते हैं एक पॉपुलैरिटी कि जो वहाँ की पॉपुलैरिटी क्या कहती है, सर्वे क्या कहते हैं। अभी तो बीजेपी के गोदी मीडिया की सर्वे आए नहीं हैं, और जो आए भी हैं वो आंशिक रूप से प्रभावित हैं। जो सबसे पहला जो पोल ट्रैकर का आया था, उसमें राहुल गांधी को केंद्रीय नेताओं में मोदी से आगे दिखाया गया था। 8% वो आगे थे उनकी पॉपुलैरिटी। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से 12% आगे दिखाए गए। महागठबंधन को 126 सीट से सरकार बनाते हुए दिखाया गया। बीजेपी और एनडीए को 112 सीट दी गई।
और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम थी महागठबंधन के हिसाब। दूसरी बार में तेजस्वी निश्चित रूप से आगे हैं, मोदी इस बार आगे हो गए क्योंकि प्रेशर बढ़ा और क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं कि जो एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। अब वो इस तरह का प्रेशर वो पोल ट्रैकर के ऊपर बना रहे हैं। सरकार लेकिन अभी भी महागठबंधन आगे है, सरकार महागठबंधन की बनाते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी और एनडीए को पसंद नहीं कि जो राहुल गांधी मोदी साहब से आगे निकल जाए। तो इस तरह से ये पॉपुलैरिटी के नाम पे जो हमने जो बात करी है वो ये है कि पोल ट्रैकर जो एक सर्वे हुआ था, जो पहला सर्वे था, वो बिल्कुल सही गया था, लेकिन धीरे धीरे आंशिक रूप से वो प्रभावित होता जा रहा है। अभी तो गोदी मीडिया की आना बाकी है। सरकार बना देंगे, सरकार बन चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कराची जीत लिया, इस्लामाबाद जीत लिया और हमारी फौजें वहाँ तक पहुँच गई। हुआ क्या, खुदा पहाड़ निकली मरी हुई चुहिया। तो ऐसा ये गोदी मीडिया नाक कटवाता इसे। अब आते हैं कि प्रचार कौन कौन करेगा। प्रचार में दो गठबंधन है मुख्य रूप से। एक तीसरा एक पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जिसकी बात करना भूल गया मैं। जन स्वराज पार्टी ये बीजेपी की छोड़ी हुई पार्टी है, जिसमें फंडिंग वहीं से हो रही है, वही लोग उनका ध्यान रख रहे हैं। अपर कास्ट का उसका नेता है, पांडे जी हैं वो, जिनकी पार्टी है प्रशांत किशोर पांडे। उन्होंने पांडे टाइटल को हटा लिया है ताकि लोग उनको जान ना पाएँ। प्रशांत किशोर हैं, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छा काम करते रहे हैं, चुनाव संबंधित ही काम करते रहे, उत्साह है। उन्होंने अपनी नई पार्टी खोली है, बीजेपी ने उनको पूरा सपोर्ट किया है और बी टीम के रूप में वो काम कर रहे हैं। अपर कास्ट के जो वोट हैं कुछ बीजेपी को जाएंगे, कुछ जो बचेंगे उसमें से फिर सेंध मारेंगे। अगर उन्होंने 1% भी वोट काट लिया तो बीजेपी की कम से कम नहीं तो 20-25 सीट बढ़ जाएगी, क्योंकि 1% और 2% में ही खेल होता है। तो इसलिए 2% वोट, 3% वोट, 4% वोट काटेगा इलेक्शन कमीशन। 1 या 1.5% अगर काट लिया जन स्वराज ने, बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो यही चाहती है कि उसकी सरकार बने। और 1 या 1.5% के लिए उन्होंने चिराग पासवान को उतार दिया। लेकिन खतरा तो यहाँ पर है कि नीतीश कुमार जी को साथ में रखे, कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए तो नीतीश कुमार को पलटने में देर नहीं लगेगी, इधर से उधर होने में 2 मिनट लगेगा। तो ये बीजेपी की एक गले की हड्डी है, फांस है, जो कि नीतीश कुमार को के बिना काम भी नहीं चल रहा है और रखने के बाद में चीफ मिनिस्टर भी अगर नहीं बनाया तो भी उनकी सत्ता में भागीदारी नहीं होती, क्योंकि अगर 101 लाते हैं तो 126 चाहिए, 123 चाहिए सरकार बनने के लिए, तब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उन्होंने साथ भी रखा तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो क्योंकि उनको सरकार में भागीदारी देने के लिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट देना ही पड़ेगा। तो बीजेपी के लिए बहुत कठिन रास्ता है। हमारी इस लाइन को आप याद रखिए कि बीजेपी अकेले वहाँ चुनाव जीत नहीं सकती, चाहे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन उतार दिया जाए, जन स्वराज उतार दिया जाए, चिराग पासवान उतार दिया जाए, या ईवीएम मशीन में कोई घपला किया जाए, वो उनकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है 90% कर दी जाए वोटिंग बदलने के बाद में। कुछ भी कर ले, अकेले नहीं बन सकते, क्योंकि वो सीट उतनी मिलने वाली नहीं हो पाती। कन्वेंसिंग कौन करेगा? मोदी साहब करेंगे, नीतीश कुमार जी करेंगे, केंद्रीय मंत्री करेंगे, पूरा बीजेपी और आरएसएस का पूरा हिसाब किताब वहाँ पर जितने भी नेता हैं वो सब वहीं करेंगे, डेरा डाल देंगे। इनकी तरफ, दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से लालू प्रसाद यादव करेंगे, राहुल गांधी करेंगे, खड़गे जी करेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगी, कि इनके केंद्रीय लीडर्स करेंगे और चीफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो धन और बल में तो बीजेपी का मुकाबला हो नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ एजेंसियां भी हैं
और लेकिन फिर भी ये जनता का हाथ इनके साथ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।